एपिसोड 21। सुबह 9 बजे रमेश राजपूत अपने कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर टाई सही कर रहे थे। उन्होंने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था। बेड पर बैठी उनकी पत्नी मीरा ने ऊँघते हुए कहा, आपका आज पार्टी ऑफिस जाना जरूरी है क्या? रमेश ने बिना मुड़े जवाब दिया, अफजल भाई ने मीटिंग बुलवाई है। स्थानीय चुनाव होने वाले हैं और प्रचार कैसे किया जाए इसकी नीति अभी तक तय नहीं है। जाना तो पड़ेगा ही। एक तो एसपी माथुर का फोन अभी तक नहीं आया। क्या पता हैकर्स के मामले में इनकी तहकीकात कहां तक पहुंची। ये सुनकर मीरा बोली, हैकर्स काफी चालाकी से अपना काम करके निकल गए हैं। मेरे ख्याल से पुलिस के हाथ भी अब कुछ नहीं लगने वाला। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम गए हुए पैसे का शोक मनाने के बजाय अपनी जिंदगी पर ध्यान दें। रमेश गहरी सांस लेकर बोले, शायद तुम सही कह रही हो मीरा। मुझे भी नहीं लगता कि पुलिस अब इस केस में खास कुछ कर पाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इन पैसों को भूल जाएं। अचानक तभी बिस्तर पर पड़ा रमेश का फोन घनघना उठा। उन्होंने जब फोन की स्क्रीन पर माथुर कॉलिंग लिखा देखा तो तुरंत फोन उठाकर कान से लगाते हुए बोले, हाँ बोलिए माथुर साहब, क्या पता चला? दूसरी तरफ से राजेश माथुर की आवाज आई, आप कह रहे थे ना कि बंद सिम को ट्रैक करने से क्या फायदा? तो फायदा यह हुआ है रमेश जी कि कल उसी सिम से रात को एक नंबर पर कॉल किया गया। अब हमें उस सिम की लोकेशन पता है। यह सुनकर रमेश के चेहरे पर खुशी और बेसब्री के भाव अचानक से आ गए। उन्होंने अधीर होकर पूछा, कॉल कहां से किया गया था? एकदम सही लोकेशन तो पता नहीं चल पाई, लेकिन ये एरिया स्टेशन रोड के पास का दिखा रहा है। आपका ये राममूर्ति कॉलेज भी तो वहीं है ना? ये सवाल सुनकर रमेश के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। वे समझ गए थे कि राजेश माथुर ने यह सवाल क्यों पूछा है। उन्होंने थोड़ा गुस्से में आकर कहा, व्हाट नॉनसेंस! आपके सवाल का मतलब क्या है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राममूर्ति कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने ऐसा काम किया है? माथुर की आवाज में ताने की हल्की सी झलक थी। उसने कहा, मैं ये कहना नहीं चाहता, बल्कि मेरे पास पूरे सबूत हैं कि ये आपके कॉलेज के एक लड़के का ही काम है। मैंने सिर्फ सिम ही ट्रैक नहीं की, बल्कि बैंक से भी ये कहकर रखा था कि आपकी चोरी हुई करेंसी के सीरियल नंबर का ट्रैक रखे। कल रात ही आपकी उस करेंसी में से 1 लाख रुपए एक फर्जी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजे गए। उस अकाउंट के जरिए मुझे उस स्टूडेंट का नाम भी पता चल गया जिसने ये हैकिंग वगैरह करके आपको इतना परेशान किया है। इस हैकर ने चालाक बनने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन बेचारा पूरी तरह से सावधानी नहीं रख पाया। मैंने उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली है। अब बस एक्शन लेने की देर है। रमेश गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अगर ऐसा है तो मैं खुद उस लड़के से मिलना चाहता हूं जिसने ये सब किया है। उसका नाम क्या है माथुर साहब? माथुर एक पल रुककर बोले, अक्षत अग्रवाल नाम है उस लड़के का। ये वहीं कॉलेज के पास ही रहता है, लेकिन मैं पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता कि अकेला है या इसके साथ और भी लोग हैं। फिलहाल हमें उसका पता मिल गया है और हम उसे उसके घर से अरेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। रमेश ने कहा, अब फौरन जाकर उसे अरेस्ट कर लीजिए। मैं बाद में स्टेशन आकर उस लड़के से जरूर मिलना चाहूंगा जिसने इतने दिन तक मुझे इतना परेशान करके रखा। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई राममूर्ति कॉलेज का लड़का ही हैकर बनने की राह पर चल पड़ेगा। राजेश माथुर ने यह सुनकर बोला, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है मिस्टर राजपूत। आजकल ये पढ़े लिखे जवान लड़के ही हैकिंग की दुनिया के महारथी होते जा रहे हैं। खासकर कि ये कॉलेज जाने वाले लड़के इस गैर कानूनी काम में आसान पैसा बनाने के चक्कर में आराम से फंस जाते हैं। खैर, ऐसे तो थाने में ले जाकर इसकी सारी हैकिंग भुलवाता हूं मैं आज। इतना कहकर माथुर ने फोन काट दिया। इधर अक्षत तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए घर से निकल ही रहा था कि तभी मोहन ने आंगन में आकर उसे रोकते हुए कहा, अक्षत, तुमने पैसे के बारे में क्या सोचा है? हम लोग अभी तक इस पैसे को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाए हैं। अक्षत कंधे उचकाकर बोला, मैं भला इस बारे में क्या कह सकता हूं पापा। हमें जल्द से जल्द किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। मैं चाहता हूं कि इस मामले में आखिरी फैसला तुम्हारा ही हो, क्योंकि यहां बात तुम्हारे फ्यूचर की है। ये सुनकर अक्षत बोला, अभी मुझे कॉलेज के लिए निकलना होगा पापा, वरना लेट हो जाऊंगा। ये फैसला हम लोग आराम से बाद में मिल बैठ कर ले सकते हैं। तभी अचानक घर के मेन दरवाजे को किसी ने तेजी से खटखटाया। मोहन और अक्षत का ध्यान उसी तरफ गया। मोहन ने भौहें तान कर कहा, कमाल है, इतनी सुबह कौन आ गया? वो और अक्षत दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने 4 खाकी वर्दी वाले पुलिस वालों को खड़ा देखकर वे चौंक गए। मोहन ने उनसे पूछा, आप
आप लोग यहाँ कैसे? सबसे आगे खड़े सब इंस्पेक्टर चौबे ने कहा। अक्षत अग्रवाल का घर यही है। अक्षत अपना नाम सुनकर चौंक गया। वो आगे आकर बोला, जी मैं ही हूं अक्षत अग्रवाल, कहिए क्या काम है? तब तक उसकी मां और छोटी बहन भी कमरे से निकलकर आंगन में आ गए थे। चौबे ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्या भाई, शक्ल से एकदम सीधे साधे लगते हो और हो इतने शातिर। अक्षय ने थोड़ा और आगे बढ़कर पूछा, आप लोग कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। चौबे अपने बगल में खड़े कांस्टेबल से बोले, देख रहा है यादव, कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है ये। पहले राजपूत साहब को लूट लिया और अब ऐसे नाटक कर रहा है जैसे याददाश्त ही चली गई हो। अपने बेटे पर लगते इल्जामों को देखकर मोहन से चुप नहीं रहा गया। वे बोले, क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग, कहना क्या चाहते हैं? चौबे ने मोहन की तरफ मुड़कर कहा, अरे अंकल, आपके लड़के ने पूरे 6 लाख रुपए का चूना लगाया रमेश राजपूत को। उनके साथ बैंक फ्रॉड किया है इसने। कल शाम को एकदम से किसी और अकाउंट से इसके अकाउंट में 1 लाख रुपए पहुंच गए और इसके ठीक बाद इसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आई जिसे हम लोग ट्रेस कर रहे थे। अब आप ही बताओ कि इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए हमें इसे अरेस्ट करने के लिए? अक्षत की मां दौड़ती हुई घर की चौखट तक आई और चौबे से बोली, नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हमें खुद नहीं पता कि इसके खाते में अचानक 1 लाख रुपए कहां से आ गए। कल रात को इसके पास एक अनजान नंबर से कॉल जरूर आया था, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कॉल किसने किया था। उन्होंने बस कॉल करके हमें इतना कहा कि वो अक्षत की फीस के लिए उसके खाते में पैसा भेज रहा है। उसके बाद फोन कट गया और हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए कि इस पैसे के साथ क्या करें। ये सुनकर चौबे बोला, कमाल है आंटी जी, मुझे लग रहा था कि अपने बेटे की सच्चाई सुनने के बाद आप लोग उसे डांटोगे, लेकिन आपने तो अलग ही कहानी सुनानी शुरू कर दी। आपके कहे अनुसार किसी भले मानस ने आपके बेटे को बिना किसी वजह 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। फिर उसने एक बार फिर अपने बगल में खड़े हवलदार की तरफ देखकर कहा, क्यों भाई यादव, तेरी नजर में है कोई ऐसा मसीहा जो अनजान लोगों को पैसे बांटता फिरता है? यादव खींच से निपोड़ते हुए बोला, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है सर। असली जिंदगी में लोग मंदिर में लावारिस पड़ी साइकिल और चप्पल तक नहीं छोड़ते। तो भाई बिना जान पहचान के एक अनजान आदमी को 1 लाख रुपए भला क्यों देगा? अक्षत ने घबरा कर कहा, मेरा विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद हैरान हूं कि मेरे खाते में एकदम से इतना पैसा कहां से आ गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शायद कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। चौबे ने कहा, फिलहाल तो तू अपने बुने गए जाल में फंसते चला जा रहा है बेटा। तो इस पॉइंट पर तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप हमारे साथ थाने चल, वहीं तुझसे तेरे ग्रुप के और लोगों का नाम भी हासिल करेंगे। मोहन ने गुस्से से कहा, ऐसे किसी को भी उठाकर थाने ले जा सकते हैं आप? अरेस्ट वारंट है आपके पास? चौबे ने मुस्कुराकर जेब से वारंट निकालते हुए कहा, मुझे पता था कि आजकल के लोग कानून ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए वारंट के साथ ही आए थे हम लोग। अरे ये जनसेवा पार्टी के हाई प्रोफाइल नेता का केस है अंकल। आप खुद ही सोचो कि अरेस्ट वारंट तैयार करवाने में कितना टाइम लगेगा। चलिए अक्षत साहब, जीप में बैठिए। माँ बाप के सामने हम आपसे जोर जबरदस्ती करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। अक्षत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सामने खड़ी जीप की तरफ बढ़ने लगा तो उसकी माँ ने पीछे से उसके हाथ को कसकर पकड़कर कहा, तो कहां जा रहा है? तेरी क्या गलती है इस पूरे मामले में? तू कहीं नहीं जाएगा। चौबे ऊँगते हुए बोला, अरे आंटी जी, ये सब मेलोड्रामा अगर थाने में कर लेना, तभी वारंट भी दिखा दिया ना, तब भी आप लोग हमें नहीं जाने दे रहे। अक्षत मुड़कर अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आप टेंशन मत लो मम्मी, जो काम मैंने किया ही नहीं है उसके लिए भला कोई मुझे कैसे सजा दे सकता है? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। लक्ष्मी ने उसकी कलाई को नहीं छोड़ा। वे बोली, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मोहन भी असहाय से खड़े हुए थे। अक्षय ने उनकी तरफ तुरंत मुड़कर कहा, मम्मी को संभाल लीजिए पापा, मुझे इस वक्त जाना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। मोहन पीछे से लक्ष्मी को थामते हुए बोले, उसे भी जाने तो लक्ष्मी, मेरा यह वादा है कि अक्षत ज्यादा समय तक जेल में नहीं रहेगा। लक्ष्मी अपने चेहरे पर हाथ रखकर सिसकियां लेने लगी। अक्षत की छोटी बहन की आंखों में भी आंसू थे। बस मोहन ने किसी तरह खुद को संभाल रखा था। अक्षत के कानों में एक बार फिर चौबे की आवाज पड़ी, क्या हुआ भाई, जीप में क्यों नहीं बैठे अभी तक? ये सुनकर अक्षत ने अपने दिल को मजबूत किया और चुपचाप जीप में पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बाकी पुलिस वाले भी जीप में चढ़ गए और उसके बाद पूरी स्पीड के साथ जीप धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई। मोहन अक्षत को तब तक जाते
चलते हुए देखता रहा जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। पुलिस के जाने के बाद वे हल्की हल्की सिसकियां लेते हुए तेजी से लक्ष्मी से बोले, न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में कल उन चोरों ने इसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। मुझे अगर जरा भी आइडिया होता कि ये काम बैंक फ्रॉड करने वालों का हो सकता है तो तुरंत ही उस पुलिस को खबर कर देता। लक्ष्मी रोते हुए बोली, अब जो बीत गया उसके बारे में सोचने से फायदा ही क्या है जी। अब तो बस हमें ये सोचना है कि अपने बेटे को कैसे बचाए। अब सवाल सिर्फ उसके करियर का नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का है, क्योंकि एक बार किसी के माथे पर ऐसा कलंक लग जाए तो वो जल्दी नहीं धुलता। मोहन आगे कुछ नहीं बोले क्योंकि उन्हें पता था कि लक्ष्मी सच कह रही थी। उधर रमेश राजपूत पार्टी ऑफिस की मीटिंग खत्म करके वरिष्ठ नेता महेश गोस्वामी के साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। महेश बोले, इस बार प्रचार ढंग से करना होगा, हमारे पास समय कम है। रमेश ने यह सुनकर कहा, सही कहा आपने, घर चलिए, वहीं चाय पीते पीते कुछ सोचते हैं इस बारे में। महेश हंसकर बोले, अरे नहीं भाई, आजकल चाय कुछ ज्यादा ही पी रहा हूं, अब सोच रहा हूं कि थोड़ा कम कर दूं। रमेश हंसकर बोले, क्या बात है, आप तो चुनाव का समय नजदीक आते ही अपनी हेल्थ को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए हैं। अरे नेता लोगों को हमेशा फिट रहना चाहिए भाई, कभी भी कैसा भी जोखिम आ सकता है। महेश की इस बात पर रमेश मुस्कुरा कर रह गए कि तभी अचानक उनका फोन बजा। उन्होंने जब देखा कि माथुर का फोन है तो तुरंत उठाकर पूछा, बोले माथुर साहब, वो लड़का आपकी पकड़ में आया क्या? दूसरी तरफ से माथुर की आवाज आई, जी नेताजी, अक्षत अग्रवाल फिलहाल पुलिस स्टेशन में सलाखों के पीछे है। आखिरकार आपका रहस्यमयी हैकर पकड़ा ही गया। अब मैं उससे ये उगलवाता हूं कि आपका पैसा कहां छिपा कर बैठा है। जरा रुकिए, रमेश राजपूत ने कहा, मैं खुद थाने आकर उससे मिलना चाहता हूं। मुझे भी तो पता चले कि मेरे ही कॉलेज के किस स्टूडेंट में इतना जिगर आ गया कि मेरा ही अकाउंट हैक कर डाला। ये सुनकर माथुर गहरी सांस लेते हुए बोले, ठीक है, आपका इंतजार रहेगा, जल्दी आइए। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। रमेश के चेहरे पर एक अलग ही तरह की चमक आ चुकी थी। उन्होंने उत्साहित होकर महेश की तरफ देखकर कहा, कमाल ही हो गया महेश जी, इस राजेश माथुर ने तो सच में कमाल कर दिया। इसे केस दिए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और हैकर सलाखों के पीछे है। महेश मुस्कुराकर बोले, मैंने तो कहा ही था कि यह बहुत ही काबिल और तेज अफसर है। हालांकि ये थोड़ा अड़ियल आदमी भी है, जिसकी वजह से आगे जाकर हमारी और इसकी अनबन भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो यह आदमी हमारे बहुत काम का है। रमेश ने सिर हिलाकर सहमति जताते हुए कहा, अब मुझे तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकलना होगा। इतना कहकर रमेश अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े ही थे कि तभी महेश कुछ सोचकर बोले, जरा रुको रमेश, मैं चाहूंगा कि तुम इस मौके का फायदा आने वाले चुनाव के लिए उठाओ। रमेश ने भौहें सिकोड़कर कहा, मौके का फायदा उठाऊं? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं महेश जी। महेश ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जरा सोचो रमेश, तुम पहले इंसान नहीं हो जिसके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है। आए दिन बैंक फ्रॉड्स का शिकार न जाने कितने लोग होते हैं। तुम्हें अपनी आप बीती मीडिया को बतानी चाहिए और इस हैकर को पूरी दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए ताकि लोगों के सामने तुम्हारी छवि एक हीरो जैसी बन जाए। जरा सोचो रमेश, लोग कहेंगे कि तुमने एक हैकर का पर्दाफाश करके उन्हें भी इस तरह के स्कैम से बचा लिया। आने वाले चुनाव के लिए हमें प्रचार भी तो करना है। इससे बढ़िया प्रचार करने की स्ट्रेटेजी और भला क्या हो सकती है। उस हैकर ने तुम्हारे 6 लाख रुपए जरूर चोरी किए, लेकिन तुम्हारी इमेज को बूस्ट करने का एक ऐसा तरीका दे दिया जिसके लिए तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। रमेश कुछ पल रुक कर बोला, इसका मतलब हम इस हैकर का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए करें। ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अब मैं पुलिस स्टेशन अकेला नहीं जाऊंगा, बल्कि मेरे साथ 2-3 न्यूज चैनल्स के लोग होंगे। उन्हें बहुत मसालेदार खबर मिलने वाली है आज। उधर एसपी माथुर जैसे पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचे, सब इंस्पेक्टर चौबे से लेकर सभी हवलदार सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और उन्हें सल्यूट किया। ये देखकर माथुर ने कहा, ठीक है ठीक है, सलामी देने में इतना टाइम वेस्ट मत किया करो। ये बताओ लड़का कहाँ है? चौबे ने सामने वाली सेल की तरफ इशारा करके बोला, लड़का उस सेल में है सर। अभी तक हमने उससे किसी भी तरह की पूछताछ शुरू नहीं की, सब आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। माथुर ने कुछ नहीं कहा, वो बस उस सेल की तरफ बढ़ गया जहां चौबे ने इशारा किया।
अक्षत अपनी तरफ बढ़ते माथुर को देखकर आगे बढ़ा और याचना भरी आवाज में बोला, क्या यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए किसने और क्यों भिजवाए। जब रात को बैंक की तरफ से ट्रांजैक्शन का मैसेज आया तो मैं और मेरे पापा भी हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। माथुर शंका भरे लहजे में बोले, अगर ऐसा था तो बैंक को कॉल करके पूछा क्यों नहीं कि अकाउंट में इतना पैसा कैसे आया? तुम्हारे पास बाद में कोई कॉल भी तो आया था, वो कॉल किसका था? सर, रात में बैंक को क्या कॉल करते, हमने तय किया था कि दिन में ही फैसला करेंगे कि इस पैसे का करना क्या है। जहां तक बात है कॉल की, तो मुझे नहीं पता कि वो किसी हैकर का फोन था जिसने मुझसे फोन करके बस इतना कहा कि वो मेरे कॉलेज की फीस के लिए पैसा भेज रहा है। आपकी तरह मैं भी हैरान हूं कि भला कोई क्यों 1 लाख रुपए किसी अनजान आदमी के अकाउंट में भेजेगा। लेकिन सच यही है सर, मैं जो आपको बता रहा हूं। राजेश कुछ सोचकर बोले, यानी तुम कहना चाहते हो कि किसी ने तुम्हें फंसाने के लिए ये पूरा खेल रचा ताकि असली हैकर बच जाए और उसकी जगह तुम फंस जाओ? अक्षत ने जवाब दिया, उन्हीं को तो कुछ भी हो सकता है सर। अब मैं भला आपको ये कैसे बता सकता हूँ कि हैकर के दिमाग में क्या चल रहा होगा? पीछे खड़े चौबे ने कहा, अरे झूठ बोल रहा है सर ये लड़का, आप मुझे आदेश दीजिए, 2 डंडे मारूंगा तो तोते की तरह सब कुछ उगलना शुरू कर देगा। माथुर मुड़े और सब इंस्पेक्टर चौबे को घूरने लगे। माथुर को ऐसे खतरनाक तरीके से घूरते देखकर चौबे थोड़ा सहम सा गया। माथुर ने आगे कहा, तो अब तुम्हें बता दो कि क्या करें इस लड़के के साथ, हम तो यहाँ आलू तलने के लिए आए हैं। चौबे हकलाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब चाहे जो भी हो चौबे जी, जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो बीच में ना बोले। मैं किसी भी केस को बहुत ही गंभीरता से हैंडल करता हूं और केस में इन्वॉल्व सभी लोगों का पक्ष जानने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप मुझे मेरा काम ना ही सिखाएं तो बेहतर होगा। माथुर की बात सुनकर चौबे एकदम शांत हो गया। उसका पाला ऐसे तीखे तेवर वाले अड़ियल अफसरों से कम ही पड़ता था, लेकिन यह कड़वा अनुभव होने के बाद वो समझ गया था कि राजेश माथुर को कभी सवाल जवाब के बीच में टोकना नहीं चाहिए। एपिसोड 22। राजेश माथुर बेचैनी से स्टेशन में इधर से उधर घूमकर रमेश राजपूत के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें इस तरह से टहलते देखकर चौबे ने कहा, आप बेकार में ही इतने परेशान हो रहे हैं सर। मैं कह रहा हूं ना कि वो लड़का खुद को बचाने के लिए झूठ कह रहा है। अब चोर खुद थोड़ी कहेगा कि मैंने चोरी किया, उगलवाना तो हमें ही पड़ेगा। माथुर ने यह सुनकर अपनी चहलकदमी एकदम से रोक दी और चौबे के एकदम सामने पहुंच गए, जिसकी वजह से चौबे एकदम से सहम गया। वे धीरे से बोले, मैं पहले भी कह चुका हूं चौबे कि मैं इस केस को एकदम सीरियसली हैंडल करूंगा। ये बात तुम भी जानते हो कि जिन सबूतों के आधार पर हमने इस लड़के को उठाया है वो इतने ठोस नहीं है जिनसे ये पूरी तरह से हैकर साबित हो जाए। क्या पता ये सच बोल रहा हूं। अगर ये हैकर नहीं हुआ तो क्या उसके फ्यूचर के लिए इस तरह का इल्जाम लगाना हानिकारक नहीं होगा? ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। चौबे ने धीमे से कहा, सर बात को समझिए ना, अभी थोड़ी देर में रमेश जी आते ही होंगे। हम अगर उनके सामने इस लड़के को हैकर के तौर पर पेश कर देंगे तो आपका, मेरा और केस से जुड़े सभी लोगों का प्रमोशन कोई रोक नहीं सकता। राजेश ने भौहें तानकर चौबे से कहा, इतने भी बेकाऊ मत बनो चौबे। माना कि हमारे प्रोफेशन में कभी कभी हमें नेता लोगों के लिए कानून को ताक पर रखकर कुछ काम करने पड़ते हैं, लेकिन ये केस वैसा नहीं है। मुझे रमेश राजपूत का अप्रूवल पाने में इतनी दिलचस्पी नहीं है कि मैं एक निर्दोष को बलि चढ़ा दूं। वे लोग बहस कर ही रहे थे कि तभी स्टेशन के बाहर से उन्हें थोड़े शोर की आवाज सुनाई दी। माथुर ने पलटकर कहा, ये एक साथ इतनी सारी आवाजें कहां से आ रही है? रमेश राजपूत पूरी फौज लेकर आया क्या? उनके इतना कहते ही रमेश राजपूत स्टेशन के अंदर आ गए, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके साथ अलग अलग न्यूज चैनल के जर्नलिस्ट भी थे। मीडिया कर्मियों की भीड़ को थाने के अंदर आता हुआ देखकर माथुर और चौबे दोनों का सर चकरा गया। माथुर ने एकदम से रमेश के पास जाकर धीमी आवाज में पूछा, ये सब क्या है? आप मीडिया वालों को लेकर क्यों आए हैं? रमेश हल्के से मुस्कुराया और माथुर के कंधे को थपथपाया। उसके बाद कैमरा और माइक हाथ में पकड़े लोगों की तरफ मुड़कर कहा, ये हैं एसपी राजेश माथुर। इनकी वजह से ही आज इतना खतरनाक हैकर हमारी गिरफ्त में है।
वरना मुझे नहीं लगा था कि हम उस हैकर को पकड़ने में कभी कामयाब हो पाएंगे। राजेश और चौबे के साथ बाकी पुलिसकर्मियों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रमेश ने आगे कहा, आजकल इन हैकर्स के कारण ऑनलाइन फ्रॉड्स की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि आम आदमी के लिए एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना भी मुश्किल हो गया है। ये शातिर हैकर ज्यादातर 20-25 साल के लड़के होते हैं जो कठिन से कठिन सिस्टम को हैक करने का तरीका खोज लेते हैं। जब मेरे साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तो मैंने ठान लिया कि भले ही मुझे मेरा पैसा वापस मिले ना मिले, लेकिन हैकर्स को और लूटपाट मचाने के लिए मैं आजाद नहीं छोड़ सकता। इसी के चलते मैंने माथुर साहब से संपर्क किया और इसी का नतीजा है कि आज ये खतरनाक हैकर सलाखों के पीछे है। उन लोगों के बीच खड़ी एक रिपोर्टर महिला ने अपना माइक आगे करते हुए कहा, लेकिन ये हैकर है कौन रमेश जी? क्या आप टीवी पर उसकी आइडेंटिटी जाहिर नहीं करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि यह शातिर हैकर राममूर्ति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ही एक फर्स्ट ईयर का छात्र अक्षत अग्रवाल है। न जाने क्यों आजकल के नौजवान पढ़ाई लिखाई करने के बजाय अपना समय इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में लगाकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। उस महिला ने फिर से पूछा, लेकिन आपका अकाउंट हैक करने के पीछे अक्षत अग्रवाल का मकसद क्या हो सकता है? मकसद बहुत ही साफ है, रमेश बोले। मैंने उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता किया। एक बहुत ही गरीब घर का लड़का है जिसकी फीस कॉलेज में पेंडिंग थी। कुछ महीनों के अंदर उसे किसी न किसी तरीके से फीस भरनी ही थी। शायद इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। ये सुनकर राजेश पूरी तरह बिदक गया। उसने उन मीडिया कर्मियों की तरफ देखकर कहा, आप लोग बुरा ना माने तो राजपूत जी से 2 मिनट अकेले में बात करना चाहूंगा। रमेश राजपूत ये सुनकर माथुर के साथ एक कोने में जाकर खड़े हो गए। वे मुस्कुराकर बोले, कहो माथुर, क्या कहना चाहते हो? माथुर के चेहरे पर गुस्सा और झुंझुलाहट साफ नजर आ रही थी। उसने दांत भींचते हुए धीमी आवाज में पूछा, मीडिया को लाने से पहले आपको मुझसे कंफर्म करना चाहिए था। अभी इस केस में इन्वेस्टिगेशन की और भी संभावना है। अब क्या संभावना बची है भाई? रमेश ने हल्के से हंसकर कहा, अब तो हैकर पकड़ा ही गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए? जरूरी नहीं कि ये लड़का हैकर हो, और अगर है भी तो मुझे नहीं पता कि ये अकेला है या इसके साथ और भी लोग हैं। ये सुनकर अचानक से रमेश के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने भी धीमी आवाज में माथुर से कहा, कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने मौका ही कहां दिया बताने का? आपको मीडिया वालों को लाने की जल्दी थी। माना कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और आपकी पार्टी को जोर शोर से हर मौके का फायदा उठाकर प्रचार करना है, लेकिन इस मामले में आपको इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए थी। नेशनल टेलीविजन पर आने के बाद से इस लड़के की जिंदगी किस हद तक खराब हो जाएगी, इसका अंदाजा है आपको? माथुर की बात सुनकर रमेश थोड़ा सोच में पड़ गए और कुछ पल रुक कर बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो मीडिया के सामने उसका नाम भी डिक्लेयर कर दिया। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। वो लड़का हैकर है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे दुनिया के सामने हैकर की तरह ही पेश करना होगा। ये सुनकर माथुर ने गुस्से में आकर कहा, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। इन मीडिया वालों को सच्चाई मैं बताऊंगा। रमेश ने उन्हें घूर कर देखा और बोला, जरा एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोचो माथुर। इस केस की वजह से मेरी पार्टी का भला हुआ तो हम सबका भला होगा। तुम लोगों को प्रमोशन तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ देश की नजरों में तुम हीरो बन जाओगे। वहीं अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और विरोध करने की कोशिश की तो हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। या तो अपने सिद्धांतों पर चलकर नौकरी से हाथ धो सकते हो, या फिर मेरा साथ देकर करियर में आगे बढ़ सकते हो। ये सुनकर माथुर एकदम शांत हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे इस परिस्थिति में क्या करे। उधर कॉलेज में किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। एक और चहल पहल भरा दिन शुरू हो चुका था। 4 पीरियड के बाद जब इंटरवल हुआ तो अंकुर, विवेक और श्रुति एक साथ ही क्लास से बाहर लॉबी में निकल आए। विवेक ने उन दोनों से कहा, कमाल है, आज अक्षत नजर नहीं आया। मुझे देखना था कि इतना पैसा मिलने के बाद उसके चेहरे पर किस तरह के भाव रहते हैं। पहले तो हमेशा फीस की टेंशन में ही दिखता था। इस पर अंकुर बोला, मुझे लगता है आज इस खुशी में कॉलेज ही नहीं आया होगा बेचारा। क्या पता इतने सारे पैसे एक साथ खाते में देखकर बेहोश हो गया हो। सबसे किनारे चलती श्रुति बोली, शट अप अंकुर, किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। अंकुर टेढ़ी नजरों से उसे देखता हुआ बोला, मैडम जितनी हमने उसकी मदद की है ना,
उतनी आज के वक्त शायद ही कोई किसी की करेगा, इसलिए मजाक उड़ाना तो बनता है। श्रुति कुछ कहने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अंकुर का दोस्त राघव कॉरिडोर में सामने से दौड़ता हुआ आया और सीधा उनके सामने जाकर रुका। उसकी सांसें तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। ये देखकर अंकुर बोला, अबे क्या हो गया? राजधानी एक्सप्रेस क्यों बना हुआ है भाई? राघव उसकी तरफ देखकर बोला, वो अक्षत। अक्षत का नाम सुनते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। विवेक ने पूछा, अक्षत क्या? सांस लेकर आराम से पूरी बात बताओ। राघव ने एक पल रुककर कहा, अक्षत को पुलिस उसके घर से उठाकर ले गई है। उस पर यह इल्जाम है कि उसने हैकिंग के जरिए रमेश राजपूत के अकाउंट से 6 लाख रुपए की चोरी कर ली है। ये सुनते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंकुर ने आगे बढ़कर पूछा, ये कब की बात है? आज सुबह की। राघव बोला, पुलिस आज सुबह ही उसे पकड़ कर ले गई। हम लोगों को तो अब पता चला जब मीडिया इस घटना को कवर करने गई। इतनी बात सुनते ही सबके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। राघव ने जेब से अपना फोन निकाला और एक वीडियो चलाकर अंकुर के हाथ में पकड़ा दिया। विवेक, अंकुर और श्रुति की नजरें अब फोन की स्क्रीन पर जमी हुई थी। डिस्प्ले स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि एक न्यूज एंकर स्टेशन के सामने खड़ा होकर ही रमेश राजपूत का इंटरव्यू ले रहा था। न्यूज रिपोर्टर ने पहले कैमरे की तरफ देखकर कहा, हम खड़े हैं राजा चौक पुलिस स्टेशन के सामने, जहां हमारे साथ जन सेवा पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता और बिजनेसमैन रमेश राजपूत जी भी मौजूद हैं। हम सबको पता है कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं और इन सब घटनाओं के पीछे हाथ होता है ऐसे चंद शातिर हैकर्स का, जो अपने फायदे के लिए किसी की मेहनत की कमाई को लूटने से भी नहीं कतराते। लेकिन आज रमेश जी की सूझबूझ की वजह से ही एक ऐसा शातिर हैकर पुलिस की गिरफ्त में है। तो आइए इस बारे में बात करते हैं खुद रमेश जी से। इसके बाद उसने अपना माइक रमेश की तरफ मोड़ते हुए कहा, सबसे पहले तो ये बताइए रमेश जी कि आपका इस हैकर से पहली बार पाला कैसे पड़ा? रमेश ने गंभीरता से कहा, देखिए मैं तो कुछ दिन पहले एक ट्रांजैक्शन कर रहा था जब इस हैकर ने मुझे लूटने की कोशिश की। इसने मेरे खाते से पूरे 6 लाख रुपए तो निकाले ही और उल्टा फोन करके मुझे ही धमकी दी कि अगर मैं पुलिस के पास गया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी पुलिस के पास गया। उनके साथ सहयोग करके ही इस हैकर का पता चल सका। मेरा पैसा अभी भी मुझे वापस नहीं मिला है, लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि मेरी वजह से कई भोले भाले गरीब लोग इस हैकर का शिकार होने से बच गए। इसके बाद उस रिपोर्टर ने माइक एक बार फिर से अपनी ओर करते हुए कहा, तो ये थे रमेश जी जिन्होंने अपने खाते से इतनी बड़ी रकम गायब हो जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और बड़ी ही बहादुरी से हैकर का सामना किया। अब हम आपको लेकर चलते हैं सीधा उस हैकर के पास, जो कोई और नहीं बल्कि कॉलेज में पढ़ने वाला एक साधारण सा नवयुवक है जिसका नाम है अक्षत अग्रवाल। उसके बाद कैमरामैन उस रिपोर्टर के पीछे पीछे सामने वाली सेल तक चला गया। सलाखों के पीछे बेबस खड़ा अक्षत साफ नजर आ रहा था। उसे देखकर रिपोर्टर तेजी से माइक आगे करके सलाखों के पास जाते हुए बोला, अक्षत जी, हमें बताइए, क्या आपने पहली बार हैकिंग की है या आप ऐसे गैर कानूनी कामों में पहले भी इन्वॉल्व रहे हैं? अक्षत ने सलाखों के पास आकर चिल्लाते हुए कहा, कोई मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं हैकर नहीं हूं। इससे पहले कि मीडिया वाले उससे कोई और सवाल जवाब कर पाते, राजेश माथुर ने कैमरे के सामने आते हुए गुस्से से कहा, तुम लोगों के अंदर अकल है या नहीं? साथ में माइक और कैमरा है तो इसका मतलब कहीं भी गुस्से चले जाओगे क्या? चलो निकलो यहां से। रिपोर्टर कैमरामैन के साथ निकलते हुए बोला, तो आप लोगों ने देखा कि दोस्तों किस तरह से जनसेवा पार्टी के कार्यकर्ता की सूझबूझ की वजह से एक हैकर पकड़ा गया। आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज 11। न्यूज देखने के बाद अंकुर ने वापस राघव का फोन उसे पकड़ा दिया। राघव ने कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हमारी क्लास का एक लड़का ऐसा कुछ कर सकता है। जब उसने विवेक, अंकुर या श्रुति की तरफ से कोई जवाब नहीं सुना तो उनकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? ये खबर देखकर तुम तीनों की शक्ल पर 12 क्यों बज गए? अंकुर थोड़ा नॉर्मल टोन में बोला, कुछ नहीं यार, हम लोग भी शॉक में हैं कि अक्षत जैसा लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। राघव ने कहा, हाँ सही कहा यार, उसको देखकर लगता नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। अच्छा मैं चलता हूँ। राघव के दूर जाने तक तीनों ने एकदम चुप्पी साध कर रखी। उसके बाद श्रुति एकदम से बोली, ये कैसे हो गया? हमने कल अक्षत को पैसा भेजा और आज वो जेल में है, लेकिन कैसे? विवेक के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो भौहें तान कर बोला, मतलब साफ है। चेतावनी दिए जाने के बावजूद रमेश राजपूत ने पुलिस की मदद ली और अपना पैसा सीरियल नंबर के जरिए ट्रैक करवाया। मुझे ऐसा कोई और तरीका नहीं समझ में आ रहा जिससे वे लोग अक्षत तक पहुंच सकते थे। हमने
हमेशा फर्जी अकाउंट बनाकर ही ट्रांजैक्शन किया, वरना पुलिस हम तक भी पहुंच जाती। अंकुर भी गुस्से में भर उठा। वो बोला, उस रमेश राजपूत को उस दिन इतना ढंग से समझाया था कि अगर उसने पुलिस की मदद ली तो क्या हो सकता है, उसके बाद भी उसने ऐसा क्यों किया? श्रुति ने कुछ सोचकर कहा, उन्हें लग रहा है कि अक्षत इन सबके पीछे है। उन्होंने जब करेंसी को ट्रेस किया होगा और देखा होगा कि राजपूत साहब के 1 लाख रुपए अक्षत के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं, तो ऐसा लगना लाजमी ही है। अब जब हैकर पुलिस की गिरफ्त में आ गया तो रमेश जी को डर था कि उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, वो भी खत्म हो गया। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मीडिया को साथ ले जाकर इस घटना का फायदा उठाया जाए और हैकर को दुनिया के सामने लाया जाए। उनकी पार्टी के प्रचार के लिए भी यह बात फायदेमंद है, क्योंकि मीडिया ने एकदम से रमेश राजपूत को आम लोगों की नजरों में हीरो और अक्षत को विलेन बना दिया है। विवेक को एकदम से ऐसा लगा जैसे उसके घुटनों में खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी। वो दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। श्रुति उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, विवेक तुम्हें क्या हुआ? विवेक बुझी सी आवाज में बोला, हमारी वजह से गरीब घर का लड़का बुरी तरह से फंस चुका है। उसकी तो कोई गलती भी नहीं है, उसे पता तक नहीं है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। हमें उसे किसी भी तरह से बचाना होगा। तुम ठीक कह रहे हो विवेक, श्रुति बोली। अक्षत हमारी गलती की वजह से फंसा है, अब हमें ही उसे इस समस्या से बाहर निकालना होगा, वरना मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। इतना बड़ा अंक माथे पर लगने के बाद उसका पूरा फ्यूचर खराब हो सकता है। पीछे खड़े अंकुर ने कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? क्या सामने से जाकर खुद को गिरफ्तार करवा दे? देखो, अगर तुम दोनों का प्लान सरेंडर करने का है तो मैं इसमें शामिल नहीं होने वाला। मैं इतना महान नहीं हूं कि पहले किसी को लाख रुपए दूं और उसके बाद उसके लिए जेल भी जाऊं। विवेक कुछ सोच रहा था, अचानक से उसकी आंखों में चमक आ गई। वो आत्मविश्वास से भरकर बोला, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन भला हमारे काम के लिए कोई और क्रेडिट क्यों लेगा? दुनिया को मालूम होना चाहिए कि रमेश राजपूत का अकाउंट हैक करने वाला हैकर अक्षत अग्रवाल नहीं बल्कि कोई और लोग हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? अंकुर के चेहरे पर अचानक से एक हल्की सी कुटिल मुस्कान आ गई। वो बोला, रमेश राजपूत ने हमें धोखा दिया। उसने कहा कि वो पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब यह है कि हमें भी अपना वादा निभाने की कोई जरूरत नहीं। अब जब इंटरनेट पर उसके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन लीक होगी तो वो बेचारा अपनी और अपनी पार्टी की जितनी इमेज बनाने की कोशिश अभी कर रहा है, सब मिट्टी में मिल जाएगी। श्रुति की आंखें चमक उठी। वो तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शुरू से ही ये इंफॉर्मेशन लीक करना चाहती थी, लेकिन अंकुर और विवेक की वजह से रुकी हुई थी। विवेक आगे बोला, तो फिर ठीक है अंकुर, जाकर राजन सर को बोल दो कि उनका पीसी आज 4-5 घंटे के लिए ऑक्यूपाई रहेगा। उस दौरान कोई भी कमरे में नहीं आना चाहिए। हमें एक बार फिर से अनियन राउटर का इस्तेमाल करके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाना होगा और रमेश राजपूत के बारे में दुनिया को बताना होगा। ऐसा करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह से हम तीनों में से किसी का नाम सामने ना आए। श्रुति ने पूछा, लेकिन मैं कुछ समझी नहीं, तुम्हारा एग्जैक्ट प्लान क्या है विवेक? क्या हम सीधे हर जगह जाकर उनकी बैंकिंग डिटेल्स पोस्ट करने लगेंगे? विवेक एक पल रुककर बोला, मेरे दिमाग में कुछ है, लेकिन यहाँ लॉबी के बाहर रुकना ठीक नहीं है। कहीं और जाकर आराम से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बस इतना समझ लो कि वक्त आ गया है कि अब दुनिया असली हैकर्स के बारे में भी जान ले। एपिसोड 23। रमेश राजपूत स्टेशन के बाहर खड़े होकर फोन पर अपनी पार्टी के लोगों से बात कर रहे थे। मीडिया वालों की भीड़ छटनी शुरू हो चुकी थी। राजेश माथुर ने गुस्से में चौबे से कहा, रमेश राजपूत ने अच्छा खासा तमाशा कर दिया, लेकिन तुम लोगों को तो पता होना चाहिए कि ऐसे ही कोई भी मीडिया वाला सीधा लॉकअप के पास नहीं जा सकता मुजरिम से बात करने के लिए। चौबे बोला, मुझे खुद पता नहीं चला सर कि एकदम से क्या हुआ, लेकिन अब सिचुएशन कंट्रोल में है। मीडिया वालों को भी पता है कि उन्हें ऐसे अक्षत से बात करने को नहीं मिलेगी, इसलिए वे एक एक करके जा रहे हैं। तभी अचानक से बेतहाशा भागते मोहन थाने के अंदर आए, लेकिन वे अकेले नहीं थे। उनके साथ उनके घर के आसपास रहने वाले 2-4 लोग और भी थे। उन लोगों को इतनी तेजी से अपनी तरफ आते हुए देखकर राजेश ने उनके सामने जाकर कहा, एक मिनट, कौन है आप लोग?
इतनी जल्दी में कहां बड़े चले जा रहे हैं? मोहन के कुछ कहने से पहले ही चौबे ने जवाब दिया, सर, ये उसी हैकर के पिताजी हैं। वो कोई हैकर नहीं है, उस पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए आप लोग, मोहन ने भड़क कर कहा। राजेश ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूर कर कहा, ये हम तय करेंगे कि वो हैकर है या नहीं। आपके पास कोई सबूत है जिससे यह साबित हो सके कि राजपूत जी के अकाउंट से रुपयों की चोरी आपके लड़के ने नहीं की? मोहन याचना भरी आवाज में बोले, मेरा यकीन कीजिए सर, हम लोग गरीब जरूर है लेकिन ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। अक्षत और मुझे खुद नहीं पता कि वो पैसा हमारे खाते में किसने डाला। आपको हमारा यकीन करना ही होगा। राजेश एक बार फिर चुप रह गए। उन्हें पता था कि इस बार अगर उसने ज्यादा कुछ कहा तो बात उसकी नौकरी पर भी आ सकती थी। उन्हें इस तरह शांत देखकर चौबे ने मोहन से कहा, अगर इतना ही भरोसा है कि तुम्हारा बेटा निर्दोष है तो मामला कोर्ट तक जाने दो, फिर देख लेंगे कि उसे सजा होती है या नहीं। मोहन ने भरी आवाज में कहा, नहीं साहब, कोर्ट तक मत मामला जाने दीजिए। मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। उस पर हमेशा के लिए एक ऐसा काम करने का ठप्पा लग जाएगा जो उसने कभी नहीं किया। सुनकर राजेश माथुर बोले, फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। आपको कोर्ट में आकर अपनी सारी दलीलें पेश करनी होगी, इसलिए मेरा सुझाव यही होगा कि आप कोई अच्छा सा वकील देखना शुरू कर दें। मोहन को समझ में नहीं आया कि आगे क्या बोले। उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। हिम्मत जुटाकर उन्होंने माथुर से पूछा, क्या मैं अपने बेटे से बात कर सकता हूं? ठीक है, माथुर ने धीमी आवाज में कहा, आप उससे बात कर सकते हैं। वैसे भी वो रिमांड पर है, उसने अपराध किया है या नहीं ये तो आगे जाकर कोर्ट में ही पता चलेगा। मोहन सीधा सामने लॉकअप में खड़े अपने बेटे के पास पहुंचे। अक्षत भी उन्हें देखकर सलाखों के पास आ गया। बेटे को इस तरह सलाखों के पीछे देखकर मोहन का मन बहुत व्यथित हो उठा था, लेकिन वे अक्षत के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर अक्षत से पूछा, इन लोगों ने तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? तेरे साथ मारपीट तो नहीं की? अक्षत ने बड़े ही सामान्य तरीके से जवाब दिया, चिंता मत कीजिए पापा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मोहन आगे बोले, मैं चिंता नहीं कर रहा हूं अक्षत, क्योंकि इन लोगों के पास तेरे खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है। ये कोर्ट में तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी मोहन के पीछे से आवाज आई, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? मोहन के साथ माथुर और चौबे का ध्यान भी सामने की तरफ गया, जहां मुस्कुराते हुए रमेश राजपूत खड़े थे। वो आगे बढ़कर मोहन के पास जाकर बोले, आपके बेटे ने जो किया है उसे इस बात की सजा तो मिलकर ही रहेगी। मैं पर्सनली इस केस में इंटरेस्ट लूंगा और इसके खिलाफ अच्छे से अच्छे वकील को हायर करूंगा। आप बस इतना समझ लीजिए कि आपका बेटा लंबे समय के लिए अंदर होने वाला है। मोहन के चेहरे पर गुस्से और घृणा के भाव एक साथ आ गए थे। उन्होंने कहा, आप तो इस केस में इंटरेस्ट लेंगे ही। सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि आपको फर्क भी पड़ता है कि मेरा बेटा वाकई में हैकर है या नहीं। आपको बस आने वाले चुनाव के प्रचार के लिए एक मुद्दा चाहिए था जो अब आपको अक्षत के जरिए मिल चुका है। रमेश ने अक्षत की तरफ देखकर कहा, मुझे और सबूतों की जरूरत नहीं। जितने सबूत अब तक मिले हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि आपका बेटा हैकर है। अब आप कोर्ट में केस लड़कर अपना वक्त बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, अक्षत का फ्यूचर खत्म हो चुका है। उसने गलत आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए था। इतना कहकर मुस्कुराते हुए रमेश पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे, पीछे एक लाचार पिता को छोड़कर। मोहन को वाकई समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपने बेटे को रमेश जैसे पावरफुल आदमी के चंगुल से कैसे बचाए। वहीं दूसरी तरफ रमेश गाड़ी में पीछे बैठकर तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे कि तभी अचानक उनका फोन बज उठा। उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो रमेश सर, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूँ। मैनेजर की आवाज में घबराहट भांपकर रमेश का माथा भी थोड़ा ठनका। उन्होंने पूछा, हाँ क्या हुआ? सर, दरअसल हम आपकी करेंसी को लगातार ट्रैक कर रहे थे, तो अभी अभी आपका पैसा ट्रांसफर हुआ है। क्या? यह खबर सुनकर रमेश को गहरा धक्का पहुंचा। उन्हें लगा था कि अक्षत के जेल जाते ही ये बातें यहीं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आगे पूछा, कुछ पता
पता चला कि कहां किस अकाउंट में गया है पैसा? मैनेजर ने थोड़ा रोक कर कहा, वो दरअसल सर बात यह है कि पैसा एक नहीं बल्कि कई सारे खातों में गया है। 10-20 हजार के कई ट्रांजैक्शंस अलग अलग खातों में किए गए हैं। यह सुनकर रमेश पूरी तरह हिल गए और कांपती आवाज में बोले, बिना कोई देर किए सारे खातों को ट्रैक करो। मुझे एक एक खाते की डिटेल चाहिए जहां जहां पैसा जा रहा है। ठीक है सर, इतना कहकर मैनेजर ने फोन काट दिया। रमेश अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा। मुझे लग ही रहा था कि अक्षत जरूर किसी टीम के साथ काम करता होगा, लेकिन ये लोग इतने सारे खातों में अलग अलग पैसा क्यों भेज रहे हैं? इनका दिमाग खराब हो गया है क्या? खैर मुझे क्या, मुझे तो बस इनमें से एक एक का नाम पता चाहिए। लगता है इसके लिए चौबे से बोलना पड़ेगा कि अक्षत से कड़ी पूछताछ करे ताकि बाकी लोगों के नाम भी सामने आएंगे। उधर रमेश का बेटा शेखर अपने दोस्त रजनीश के घर उसके कमरे में ही बैठा था। उन दोनों के हाथ में बियर की एक बोतल थी। रजनीश बिस्तर पर बैठा लैपटॉप चला रहा था, जबकि शेखर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा था। रजनीश बियर की एक घूंट लेकर शेखर की तरफ देखता हुआ बोला, अब क्यों मुंह सड़ा रखा है? अब तो हैकर भी पकड़ा गया। तुम लोगों को तो अपने घर पर सेलिब्रेट करना चाहिए और तू यहां मेरे साथ बैठकर बियर पी रहा है। शेखर चिढ़कर बोला, तो और क्या करूं यार? हैकर के पकड़े जाने की खुशी में नाचूं या बैंड वालों को बुलवा लूं? रजनीश लैपटॉप एक तरफ रखता हुआ बोला, ऐसा क्यों कह रहा है? तेरा मूड थोड़ा ऑफ लग रहा है मुझे। शेखर ने दुखी होकर कहा, मूड तो ऑफ ही होगा ना यार। मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे और डैड के बीच अच्छी तरह बातचीत हो, लेकिन वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। याद है ना जब मैं तुझे उनकी मदद के लिए लेकर गया था तो क्या हुआ था? मुझे अपने साथ आने से मना कर दिया। अगर वो मुझसे ढंग से बात तक नहीं कर सकते तो मैं क्यों बार बार कोशिश करता रहूं? रजनीश गहरी सांस लेकर बोला, मुझे लगता है कि तुम दोनों को आपस में एक बार बैठकर अच्छे से बातचीत कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के बीच इतना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप आ जाए जो कोशिश करके भी ना भर पाए। शेखर धीमे से बोला, मुझे लगता है कि हमारे बीच ऑलरेडी इतना कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। अब तो मेरी उनसे तभी बातचीत हो पाती है जब सेमेस्टर का रिजल्ट आता है या मैं कोई लड़ाई करके आता हूं, क्योंकि तब उन्हें मुझे डांटने का मौका मिल जाता है। मैं मानता हूं कि तेरे और रमेश जी के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की कोशिश कर। क्या पता कि वो तेरा भला चाहते हो, बस इसीलिए तुझे डांटते हो। कई बार ऐसा होता है कि पिता सिर्फ अपने बेटे की भलाई के लिए। अरे ये क्या? रजनीश की बातचीत की दिशा एकदम से बदलने से शेखर भी चौंक गया। उसके लैपटॉप पर कोई नोटिफिकेशन आया था जिसे वो गौर से देखने लगा था। रजनीश के चेहरे की हवाइयां उड़ते देखकर शेखर ने बोला, क्या हुआ रजनीश? ऐसा क्या देख लिया लैपटॉप पर जो तेरी बोलती ही बंद हो गई? एक मिनट शांत हो जा शेखर, मुझे देखने दे क्या हो रहा है। ये कहते वक्त रजनीश के चेहरे पर गंभीरता और जिज्ञासा के भाव एक साथ आ गए थे। वो धीरे धीरे लैपटॉप के टच पैड को उंगलियों से इधर उधर घुमाकर स्क्रीन पर कुछ देख रहा था। उसे इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर स्क्रीन देखने की वजह से शेखर की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी। जब उसे रहा नहीं गया तो वो चिल्लाकर बोला, ऐसे ही अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घूरता रहेगा या फिर बताएगा भी कि बात क्या है? रजनीश अपना चश्मा ठीक करते हुए बोला, वो जिसे तुम्हारे डैड ने एसपी राजेश माथुर के साथ मिलकर पकड़ा है, वो असली हैकर नहीं है। शेखर ने भौहें तान कर पूछा, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें कैसे पता कि वो असली है या नकली? रजनीश ने लैपटॉप की स्क्रीन शेखर की तरफ मोड़ते हुए कहा, मुझे इसलिए पता है क्योंकि उन हैकर्स ने एक और कारनामा कर दिया। उन्होंने एक लंबे चौड़े मैसेज के साथ रमेश जी के बैंक अकाउंट के सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को लीक कर दिया है। रमेश जी ने पिछले दिनों कितने पैसे का लेन देन कहां कहां किया, अब वो सब जनता के सामने है। क्या? रुको मुझे देखने दो। शेखर ने एकदम से लैपटॉप में नजरें गड़ा दी और उसकी नजर उस पोस्ट पर गई जो फेसबुक, ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह से वायरल हो रही थी। उस पोस्ट में लिखा था, भारत की जनता को हम हैकर्स की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आपने न्यूज चैनल्स की चर्चा में अब तक हमारे बारे में सुन ही लिया होगा। जनसेवा पार्टी के मेहनती कार्यकर्ता रमेश राजपूत जी हमें आप लोगों की नजरों में विलेन साबित करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और शायद इसमें वे एक हद तक सफल भी हो चुके हैं। हमें अपनी सफाई पेश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप में से किसी को नहीं पता कि हम कौन हैं और कहां रहते हैं। लेकिन अगर हमारी वजह से एक निर्दोष को सजा हो गई तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अक्षत अग्रवाल जिसे आपके सामने हैकर बनाकर पेश किया जा रहा है वो निर्दोष है।
हम वो लोग हैं जिन्होंने रमेश जी के खाते से 6 लाख रुपए चुराए और उसमें से 1 लाख अक्षत के अकाउंट में डाले, क्योंकि वो बेचारा अपनी कॉलेज की फीस जमा करने तक की हालत में नहीं था। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने सिर्फ अक्षत को ही नहीं बल्कि कई गरीब लोगों के खाते में कुछ रुपए पहुंचा दिए और साथ ही बैंकिंग डिटेल्स भी आप लोगों से नीचे वाली फाइल में शेयर की है। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई, एक भले नेता का ईमानदारी से कमाया गया पैसा भला इस तरह से चुराने की क्या जरूरत थी, है ना? तो उसका भी जवाब है हमारे पास। रमेश राजपूत कोई भला आदमी नहीं बल्कि जनता की मेहनत की रकम को अपनी पार्टी के फंड्स के फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाला लालची इंसान है। हमने इसी वजह से उसके अकाउंट को हैक करके न सिर्फ 6 लाख रुपए निकाले हैं बल्कि बहुत कॉन्फिडेंशियल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की जानकारी भी जुटाई है। आपको एविडेंस इस मैसेज के नीचे वाली अटैच्ड फाइल में मिल जाएगा। हम लोग जानते हैं कि सिर्फ पैसे का लेन देन दिखाकर हम आपका भरोसा नहीं जीत सकते, इसीलिए हमारे पास रमेश राजपूत की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी है जिसमें उन्होंने खुद ये बात मानी है कि उनके खाते में ज्यादातर पैसा ब्लैक मनी है। वो ऑडियो क्लिप भी कुछ ही देर में आप लोगों के सामने होगी, थोड़ा इंतजार करिए। ये लंबा चौड़ा मैसेज जल्दी जल्दी पढ़कर शेखर ने नीचे की तरफ स्क्रॉल किया, जहां मैसेज के साथ 2 फाइल अटैचमेंट्स भी लगे हुए थे। उनमें से एक फाइल में रमेश राजपूत के पैसे के लेन देन की पूरी जानकारी थी और दूसरी में हैकर्स के एक फर्जी अकाउंट द्वारा अलग अलग खातों में पैसा भेजने की जानकारी। ये सब देखकर शेखर के हाथ पांव फूल गए। वो तुरंत बोला, ये सब क्या है? इतना एविडेंस काफी है डैड का पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए। अरे अब वो क्या करेंगे? रजनीश ने उससे कहा, अपने आप को संभालो शेखर, हमें जल्द से जल्द तुम्हारे घर चलकर वहां की सिचुएशन देखनी चाहिए। ये पोस्ट फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, लोग धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं। उसके बाद बिना देर किए वे दोनों शेखर के घर की तरफ निकल गए। वे जल्दी ही घर पहुंच गए। अंदर हॉल में काफी टेंशन भरा माहौल था। मीरा सोफे पर परेशान सी बैठी हुई थी और रमेश तेजी से पूरे हॉल में चहलकदमी करते हुए फोन पर किसी से बात कर रहे थे। वो बोले, जी नेताजी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मुझे लगा था कि अक्षत के पकड़ में आ जाने से ये पूरा किस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन अब समझ में आया कि ऐसा नहीं है। उन हैकर्स से न सिर्फ मेरे पिछले पैसे के लेन देन को जनता के सामने रख दिया है बल्कि खुद को भला साबित करने के लिए मेरे पैसों को गरीबों में धड़ाधड़ बंटवा डाला है। अब उनके इस एक्शन की वजह से सारी सिचुएशन एकदम से उनके फेवर में आ चुकी है। मुझे अब एक बार राजेश माथुर से बात करने दीजिए ताकि मैं कम से कम इस ऑडियो क्लिप को रोकने का कोई तरीका सोच लूं। अपनी बात खत्म करके रमेश राजपूत ने फोन रख दिया और अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। बगल में बैठी मीरा ने पूछा, सुनिए, क्या हुआ जी? उन्होंने क्या कहा? रमेश दोनों हाथों से अपनी भौहों को हल्के से मसलते हुए बोले, क्या बोलेंगे वो? सिचुएशन तो हाथ से निकल ही चुकी है। मेरी वजह से पूरी पार्टी की इमेज खतरे में पड़ गई तो हो सकता है कि इस्तीफा भी देना पड़े। इन हैकर्स का एक बार अगर पता चल जाता ना तो कसम से मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता इनके साथ। शेखर ने कुछ बोलना चाहा लेकिन रजनीश ने इशारा करके रोक दिया। वो समझ गया था कि अब वो लोग इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे। रमेश ने ही आगे कहा, एक बार टीवी ऑन करके न्यूज देखते हैं। मीरा बोली, रहने दीजिए ना, कुछ अनाप शनाप ही बक रहे होंगे न्यूज वाले। रमेश रिमोट उठाते हुए बोले, भले ही वो कुछ भी बक रहे हों लेकिन मुझे न्यूज देखनी है। इतना कहकर रमेश ने टीवी ऑन करके एक न्यूज चैनल लगा दिया। न्यूज चैनल के स्टूडियो में एक डिबेट चल रही थी। न्यूज रिपोर्टर के साथ पैनल पर जनसेवा पार्टी के बड़े नेता महेश गोस्वामी के साथ ऑपोजिशन पार्टी के नेता विक्रमजीत और सोशल एक्टिविस्ट दीपक सेठी भी मौजूद थे। न्यूज रिपोर्टर ने बहस छेड़ते हुए कहा, तो आज की चर्चा को शुरू करते हैं उस मुद्दे के साथ जो बहुत कम वक्त में ही पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। इसकी शुरुआत हुई थी तब जब रमेश जी ने एक कॉलेज स्टूडेंट अक्षत अग्रवाल पर इल्जाम लगाया था कि वो एक हैकर है, लेकिन अब इस मामले में कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिनसे यह साबित होता है कि न सिर्फ अक्षत बेकसूर था बल्कि असली हैकर्स ने अपनी पहचान न बताते हुए राजपूत जी के बैंक अकाउंट से पैसा चोरी करने की वजह भी बताई। उनकी पोस्ट अब इंटरनेट पर बुरी तरह वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने राजपूत जी के कॉन्फिडेंशियल बैंक ट्रांजैक्शन को भी जनता के सामने रखा। पैसों का इतना भारी लेन देन वाकई में सवाल खड़े करता है कि आखिर जनसेवा पार्टी फंड्स इकट्ठा करने के लिए कहां से पैसा इकट्ठा कर रही है। इस बारे में हम सबसे पहले जनसेवा पार्टी के एक वरिष्ठ नेता महेश गोस्वामी जी की राय सुनना चाहेंगे। महेश ने बोलना शुरू किया, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये विडंबना ही है
कि हम उन हैकर्स की बातों से प्रभावित हो रहे हैं जिनके पास अपनी शक्ल तक दिखाने की हिम्मत नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वे लोग चोर हैं और उन्होंने एक व्यक्ति के खाते से बहुत सारे पैसों की चोरी की है। एक्टिविस्ट दीपक सेठी ने उनकी बात काटते हुए कहा, आपने सही कहा महेश जी, लेकिन वो लोग चोर हैं। आप ये बात मत भूलिए कि उन्हीं चोरों ने पिछले कुछ समय में रमेश राजपूत साहब का ब्लैक मनी इतने सारे गरीब लोगों में बांट दिया है। वे चाहते तो वो पैसा अपने लिए रख सकते थे, लेकिन उनके ईमान ने उन्हें वो काली कमाई अपने पास रखने की इजाजत नहीं दी। महेश स्तर को काटने के लिए बोले, आपको कैसे पता कि रमेश राजपूत के पास कितनी काली और कितनी सफेद कमाई है? अरे वे पार्टी के बड़े नेता होने के साथ साथ एक सफल बिजनेसमैन भी हैं, इसलिए उनके खाते में पैसों का भारी मात्रा में लेन देन होना आम बात है। इसको लेकर इतना ढिंडोरा क्यों पीट रहे हैं आप? इस पर विक्रमजीत बोले, पैसों के लेन देन के आंकड़े अब हैकर्स की मेहरबानी से सारी जनता के सामने है नेताजी। राजपूत जी ने कहां से कितना लिया और कहां कितना भेजा, वो सब जानकारी अब किसी से छुपी नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ऐसे बहाने बनाना बंद कर दें। ये सुनकर महेश गुस्से में आकर बोले, तुम तो कुछ बोलो ही मत विक्रमजीत। तुम्हारी पार्टी में फंड्स किस तरह से जमा किए जाते हैं वो भी हमें पता है। हमें हमारा मुंह खोलने पर मजबूर मत कीजिए। विक्रमजीत ने दोबारा खोला, अरे सीधे सीधे कहिए ना कि चुनाव पास आ रहे थे, इसलिए उस बेचारे गरीब घर के लड़के अक्षत को आप लोगों ने हैकर बनाकर मीडिया के सामने पेश किया ताकि रमेश जी को जनता की सिंपैथी मिल जाए और वो आपके लिए वोट बटोर पाए। अगर असली हैकर लोगों की पोस्ट सामने ना आती तो आप तो उस बेचारे बच्चे का भविष्य ही खराब कर देते। अक्षत की बात आने पर महेश सकपकाकर बोले, देखिए मैं मानता हूं कि अक्षत अग्रवाल के मामले में हमसे गलती हुई है, लेकिन पुलिस को छानबीन में से सबूत मिले थे जो उसी के हैकर होने की तरफ इशारा कर रहे थे। इससे आने वाले चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। दीपक ने कहा, अरे चुनाव से तो मतलब है ही नेताजी। अब जब हैकर्स आप लोगों की सच्चाई सामने ले ही आए हैं तो बेहतर होगा कि आप लोग खुद ही इस बात को मान लें। महेश ने गुस्से में आकर कहा, अरे कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो विक्रमजीत। तुम्हारी पार्टी कोई बहुत दूध की धुली है क्या? हमें सब पता है कहां से आते हैं फंड्स तुम लोगों के लिए। धीरे धीरे वो चर्चा लड़ाई का रूप लेने लगी थी और जैसा कि हर न्यूज चैनल डिबेट में होता है, एक साथ सब लोग बोलने लगे, जिसकी वजह से किसी एक की आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही थी। न्यूज एंकर बार बार उन्हें शांत रहने का इशारा कर रहा था, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इससे तंग आकर रमेश ने भी उस चैनल को चेंज करके दूसरा चैनल लगा दिया। हर न्यूज चैनल फिलहाल उसी की खबर दिखा रहा था। किसी और चैनल पर एक संवाददाता ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में खड़ा था। उसके साथ एक पतला दुबला तड़ियल व्यक्ति भी खड़ा हुआ था। वो कैमरे के सामने देखकर बोला, तो हम आ चुके हैं कीर्ति नगर इलाके के उस हिस्से में जहां मुन्ना और इनका गरीब परिवार रहता है। आज सुबह जब मुन्ना उठा तो इसके फोन पर मैसेज आया, खाते में 20,000 रुपए अचानक से आ चुके थे। मुन्ना ही नहीं बल्कि इनके जैसे 2-3 परिवार और भी हैं जिन्होंने एकदम से पैसा मिलने की सूचना दी है। आपको क्या लगता है मुन्ना जी, क्या ये उन्हीं हैकर्स का काम हो सकता है? हैरान परेशान सा मुन्ना बोला, हमें नहीं पता मालिक कि ये किसका काम है, लेकिन हम तो एकदम से इतना पैसा अपने खाते में देखे तो दंग रह गए। 20,000 रुपया, इतना तो हमें महीने भर दिहाड़ी करने पर भी नहीं मिलता। जिसने भी हमको ये पैसा भेजा है हम तो उनको देवता ही बोलेंगे। संवाददाता माइक अपने पास लाता हुआ बोला, तो देखा आपने दोस्तों, जिन्हें कुछ समय पहले तक लोग चोर उचक्के और फ्रॉड्स कह रहे थे, वो अब लोगों के दिलों में एक नायक की तरह घर बसा चुके हैं। हम भले ही इन हैकर्स को नाम और चेहरे से नहीं जानते, लेकिन पूरा देश इनकी इस दरियादिली से प्रभावित है और इनके इस नेक काम की सराहना करता है। उन्होंने रॉबिन हुड की तरह अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांट दिया है, इसलिए कुछ लोग उन्हें रॉबिन हुड हैकर्स भी कह रहे हैं। आगे इन रॉबिन हुड हैकर्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं संवाददाता रवि 24/7 से। ये खबर देखकर रमेश ने टीवी ऑफ कर दिया। एक बार फिर हॉल में खामोशी छा चुकी थी। वे मीरा की तरफ देखकर बोले, तुम ठीक ही कह रही थी मीरा, मुझे न्यूज नहीं देखनी चाहिए थी। इन मीडिया वालों का वाकई कोई ईमान धर्म नहीं होता। जिनके लिए कल तक मैं हीरो और हैकर्स विलेन थे, उन्होंने आज मुझे विलेन और हैकर्स को हीरो साबित कर दिया। उधर अंकुर और विवेक राजन के कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठे स्क्रीन को गौर से देख रहे थे। विवेक बोला, ये बात तो कुछ ज्यादा ही तेजी से फैल गई यार। अब लोगों ने रमेश राजपूत की जगह हमें सिर पर चढ़ा लिया। अंकुर ने मुस्कुराकर कहा, अभी किसी न्यूज रिपोर्टर ने हमें एक नाम भी दे दिया है, रॉबिन हुड हैकर्स। पहले मुझे सारा बचा हुआ पैसा गरीबों में बांट देने का तेरा डिसीजन सही नहीं लगा था,
लेकिन अब जो हालत रमेश राजपूत और जनसेवा पार्टी के लोगों की है, मुझे लगता है कि एक एक चवन्नी वसूल कर लिया हम लोगों ने। अब मुझे सारा पैसा जाने का गम नहीं। विवेक गहरी सांस लेकर बोला, अब बस एनोनिमस आईडी से एक ऑडियो क्लिप और भेजनी है, उसके बाद रावण की लंका पूरी तरह से जल जाएगी। अंकुर बोला, तो श्योर है ना कि हमें ये करना है? ऑडियो क्लिप में रमेश के साथ साथ मेरी भी आवाज है, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी ना? इस पर विवेक मुस्कुराकर बोला, जब इतना रिस्क ले लिया है तो थोड़ा और ले लेते हैं। वैसे भी जिस तरह से तुमने आवाज बदल कर बात की है, कोई भी पहचान नहीं सकता, सिर्फ रमेश की आवाज ही समझ में आ रही है। विवेक के इतना कहते अंकुर ने बस एक क्लिक किया और ऑडियो क्लिप एक साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपलोड हो गई। उसी वक्त अपने घर में खड़े शेखर ने अपना फोन चेक किया। उसमें अपनी आईडी खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि लोग उसे इनबॉक्स में बहुत खरी खोटी सुना रहे थे। उसे यूट्यूब पर अचानक से एक नोटिफिकेशन आया। उसने सोफे पर हताश बैठे रमेश से कहा, पापा, उन लोगों ने वो ऑडियो क्लिप भी अपलोड कर दी जो अब तेजी से वायरल हो रही है। इतना कहकर शेखर ने वो ऑडियो क्लिप रजनीश, मीरा और रमेश को सुना दी, जिसमें उस दिन हैकर और रमेश के बीच हुई बातचीत रिकॉर्ड थी। उनकी बातचीत से साफ तौर पर पता लग रहा था कि रमेश नहीं चाहता कि उसके बैंक ट्रांजैक्शंस लोगों के सामने आए। रमेश कुछ पल तक तो शांत रहे, उसके बाद मीरा की तरफ मुड़कर बोले, हमें ये देश छोड़ना होगा। लंदन में हमारा जो अपार्टमेंट है, थोड़े दिन वहां जाकर रहते। मीरा ने डरते डरते पूछा, आपको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा क्या? इसके बहुत ज्यादा चांस लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी ये मामला गर्म है तो कुछ भी हो सकता है। पूरा देश गुस्से में कि आखिर मैंने क्यों एक लड़के को बिना कुछ जाने समझे जेल भिजवा दिया। सब कुछ खत्म हो गया मीरा, सब कुछ खत्म हो गया। रमेश को इतनी बुरी तरह से निराश देखकर शेखर और रजनीश भी घबरा गए थे। मीरा ने शेखर की तरफ देखकर कहा, जाओ जाकर अपना सामान वगैरह पैक कर लो, हम कल ही ये देश छोड़कर थोड़े दिन के लिए बाहर चले जाएंगे। इस बार शेखर ने भी कोई बहस नहीं की और चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ चला। रजनीश भी मदद के लिए उसके साथ ही थे। उधर हॉल में भी मीरा ने रमेश को कसकर गले से लगा लिया। रमेश ने कुछ नहीं कहा। मीरा चिंतित थी, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने पति को इतनी बुरी तरह से टूटा हुआ नहीं देखा था। कुछ हैकर्स की वजह से उनका पॉलिटिकल करियर खत्म होने की नौबत आ गई थी। अगली सुबह विवेक, अंकुर और श्रुति एक साथ अपनी क्लास की तरफ पढ़ रहे थे। विवेक ने पूछा, अक्षत की कोई खबर मिली क्या? अंकुर ने जवाब दिया, वो तो रात में स्टेशन से वापस घर आ गया था। रमेश राजपूत को लगभग जनसेवा पार्टी से इस्तीफा देने की नौबत आई गई थी, लेकिन फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अक्षत को पूरे 4 साल कॉलेज में फ्री पढ़ाया जाएगा। ये सुनकर भड़के हुए लोग थोड़ा सा ठंडा हो गए। हालांकि अब रमेश जी कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ देश से बाहर जाने वाले हैं। श्रुति बोली, जाना ही पड़ेगा, काम ही उन्होंने ऐसा किया है। विवेक इस पर हंसकर बोला, जब शेखर ने श्रुति के साथ उस दिन बदतमीजी की थी, तो कभी नहीं सोचा था कि हम लोग कभी हैकिंग करके पूरे देश के हीरो बन जाएंगे। ये सुनकर अंकुर थोड़ी मायूसी के साथ बोला, हाँ, लेकिन ऐसे हीरो बनने का भी क्या फायदा? लोग ना हमारा चेहरा जानते और ना ही नाम। श्रुति बोली, अगर लोग हमारा नाम और चेहरा ना ही जाने तो अच्छा है। ये मत भूलो कि अभी भले ही चारों तरफ रॉबिनहुड हैकर्स की तारीफ हो रही है, लेकिन आखिर हम लोगों ने काम गैर कानूनी ही किया है। पुलिस और खास तौर पर उस एसपी माथुर को अगर हमारे बारे में पता चल गया ना, छोड़ेगा नहीं वो हमें। अंकुर हंसकर बोला, अरे मैं मजाक कर रहा था यार, तुम लोग तो एकदम सीरियस हो जाते हो। अच्छा, अब जल्दी क्लास में चलो। जब वे तीनों क्लास में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास स्टूडेंट्स रॉबिनहुड हैकर्स की ही चर्चा कर रहे थे। राघव भी अंकुर के पास आकर बोला, अरे तूने न्यूज़ देखी? इन हैकर्स ने तो रमेश राजपूत को बुरी तरह से एक्सपोज कर डाला भाई। पूरी जनसेवा पार्टी इस वक्त सदमे में है कि आखिर हुआ क्या। अचानक सुमित शर्मा के आते ही सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए। सुमित एक पल ठहर कर बोला, मुझे पता है कि हमारा कॉलेज इस वक्त कुछ कारणों से न्यूज में है और आप लोग उस बारे में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इस खबर की वजह से हम अपनी पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते ना। पढ़ाई से याद आया कि आज आपके बीच एक नई स्टूडेंट शामिल होगी जिन्होंने लेटरल एडमिशन के प्रोसेस से यहाँ एडमिशन लिया है। इनके पापा की नौकरी ऐसी है कि इन्हें जगह जगह घूमना पड़ता था, लेकिन अब वे 4 साल आप लोगों के साथ ही पढ़ेंगी। प्लीज वेलकम योर न्यू बैचमेट मिस अवंतिका मिश्रा। ये नाम सुनते ही विवेक पूरी तरह से चौंक गया। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और गला सूखने लगा। किसी के कदमों की आहटें एकदम पास आती जा रही थी
और जब वो लड़की क्लास में आई तो विवेक एकदम मूर्ति की तरह एक जगह जड़ हो गया। वही लहराते बाल, वही मासूम सा चेहरा और वैसी ही आंखें, कोई और नहीं। हाँ, वो अवंतिका ही थी जिसके बारे में उसने अंकुर को पहले बताया था। सुमित ने कहा, वेलकम अवंतिका जी, आप वहां विवेक और श्रुति के साथ जाकर बैठ जाइए। विवेक का नाम सुनकर अवंतिका भी एकदम से चौंक पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो अपनी तरफ हैरानी से देखते विवेक को देखकर मुस्कुरा उठी। तभी सुमित को कोई कॉल आ गया जिसे अटेंड करने के लिए उन्हें थोड़ी देर क्लास से बाहर जाना पड़ा। अवंतिका ने सहमे से विवेक के पास जाकर कहा, कैसे हो विवेक? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहां मिलोगे। श्रुति ये सुनकर चौंक गई। उसने अवंतिका से पूछा, एक्सक्यूज मी, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अवंतिका ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, हम लोग साथ में पढ़े थे। विवेक ने पढ़ाई में मेरी बहुत हेल्प की। मैं लड़कों से ज्यादा बात नहीं कर पाती थी, लेकिन विवेक ने हमेशा मुझे कंफर्टेबल फील कराया। मुझे खुशी है कि तुम मुझे यहां पर मिले विवेक। विवेक की आंखों में अलग ही चमक थी। उसने उत्साहित होकर कहा, मुझे भी खुशी है कि तुम मुझे यहां मिली। अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा मुझे। हैरान परेशान श्रुति कभी विवेक को देखती थी तो कभी अवंतिका को। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिस विवेक से वो मन ही मन प्यार करने लगी थी, उसकी जिंदगी में अचानक से ये कौन आ गया। उनकी जिंदगी का एक अध्याय खत्म हो चुका